अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, मई का महीना है और हीट वेव की प्रेडिक्शन है, बहुत सख्त हीट वेव आने वाली है। और प्रेडिक्शन किसने की थी? आपने कि हीट वेव आएगी कि हीट वेव आएगी। मैं तो पता है ना क्लाइमेट को बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ। बिल्कुल, ये क्लाइमेट पॉलिटिकल क्लाइमेट है। हाँ, जाहिर है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट के इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं और आपने बताया था कि पुशबैक वर्सेस पुशबैक होगा, लेकिन मसला ये बन गया है अब कि पुशबैक ना बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। हाई टेंशन वायर होती है ना, जैसे उस लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी वजह ये बनी कि हर कोई अपने मुताबिक पुशबैक कर रहा है। ऐसे लग रहा है कोई भी पीछे हटने को आमादा नहीं है। नून लीग अपने तरीके का पुशबैक कर रही है, जैसे रिंग में एंट्री हुई है तलाल चौधरी साहब की इस मामले को लेकर, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जो उनके साथ हुआ और इसको कनेक्ट कर रहे हैं करंट वेव के साथ जो जुडिशरी की तरफ से आ रही है, 6 जजेस का ख़त इल्ज़ामात एजेंसीज के ऊपर। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का अपना पुशबैक है, वो 6 जजेस के ख़त के ऊपर तो समात का अभी होना है, उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई, लेकिन बाबर सत्तार साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने फिर कहा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किसी टॉप ऑफिशियल की तरफ से उन्हें धमकी दी गई, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल आए मीडिया पे और उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट्स दी कि ये मामला ऐसे नहीं ऐसे था, एक्सप्लेन किया। बट उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हो गया और आप तो उससे आगाही होंगे कि फैसल वावडा साहब ने क्या बात कही, पगड़ियों की बात, कि पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, डबल रिएक्शन आएगा अगर आप करेंगे एक्शन कोई। इस बात को लेकर अतन मिनल्ला साहब बहुत जुज़बुज़ हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब भी मैदान में आए और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए। तलाल चौधरी साहब का जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा, ऐसे लगता था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस लेटर चल रहा है कि उसका जवाब यूँ आता है, बरहमी का इजहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैन दिस एंड दैट। लेकिन अब की बार हुआ है मुख्तलिफ, और ये मुख्तलिफ यूँ हुआ कि सू मोटो ले लिया गया है, जो एक अरसे से जिससे गुरेज किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन ये सू मोटो फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिया गया है और 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस सू मोटो के बाद क्या ये पुशबैक वर्सेस पुशबैक का सिलसिला रुक जाएगा? आशा, जो मैंने कहा था ना कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉट समर, तो वो शुरू हो गया। अब वैसे भी 45 डिग्री तक तो पहुंच ही गया बाहर, और अब आप देख रहे हैं ये जो पुशबैक वाला जो सिलसिला है, पुशबैक तो जैसे आपने भी कहा, मैं पहले कह चुका हूँ कि नून लीग की तरफ से भी पुशबैक आएगी और वन मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। ये हमने पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। और ये तलाल ने जो चौधरी ने जो बात की है, तो ये तो आपको पता है कि इज़ पार्ट ऑफ मियाँ साहब ग्रुप, ऐसे ही है ना। सो एंड ही सफर्ड, जुडिशरी ने इनको कंडेम्प्ट में इनको सजा भी याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, तो नाहल किया था। और फिर राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये प्रेसिडेंसी चली गई है नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पुशबैक कर नहीं सकते, तो किसी ने तो पुशबैक करना है, क्योंकि बदनामी सारी जो हो रही है वो गवर्नमेंट की हो रही है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की कोई नहीं है, जिम्मेदारी दरअसल किसी और की है, मगर बदनामी हुकूमत की हो रही है। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। एक तो ये पुशबैक है, दूसरा पुशबैक है जुडिशरी का। एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ज़रिए कंट्रोल में रखा है, मगर फिर एक ऐसी सूरत हाल भी कभी कभी आ गई थी कि एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली जुडिशरी को पुशबैक करना पड़ता था। अब सूरत हाल है कि पहली दफ़ा इतना बड़ा पुशबैक आ रहा है जुडिशरी से लॉयर्स मूवमेंट के बाद। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक बहुत बड़ी पुशबैक आ रही है, और इसका जिक्र मैंने कुछ अर्सा पहले भी किया था कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये होगा। और अब मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच गया कि जहां जुडिशरी ने इतना पुशबैक किया है कि अब एस्टैब्लिशमेंट काउंटर पुशबैक का सोच रही है। और वो किस लेवल का होगा? वो बड़ा सीरियस, एस्टैब्लिशमेंट का तो सीरियस लेवल का ही होता है। वो शुरू में तो यही होता है कि जज हजरात अपनी आज़ादी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को बुला लेते हैं, FIA को बुला लेते हैं, ISI को बुला लेते हैं, IB को बुला लेते हैं, कभी कभी बेइज्जती भी कर देते हैं, खींच भी देते हैं उनको, फिर धमकी भी दे देते हैं। अब जो आखिरी धमकी आई है, जो कि अभी आप मुझे बता रही थी कि एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि डिसअपेरेंस जब होती है तो जो लोग डिसअपेयर कर देते हैं लोगों को, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जी, सजाए मौत के लिए कानून साजी की जानी चाहिए। ये भी दिस इज ऑल्सो, ये तो पुशबैक से आगे चला गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कौन करता है। जी, सबको पता है, और सबको पता है। तो अगर सबको पता है तो फिर आप ये बात कह रहे हैं, तो फिर
फिर सबको ये भी पता है कि आप किसके खिलाफ कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए क्योंकि वो लोगों को डिसअपेयर कर देते हैं। तो फिर आप एक्सपेक्ट करें ना कि वहाँ से भी तो पुश बैक आएगी ना। पावर का इक्वेशन ये होता है जी। अगर वहाँ से पुश बैक नहीं आती तो वो फारग है इस्टेब्लिशमेंट। 70 साल की इस्टेब्लिशमेंट आपका ख्याल है 1-2 अदालती बयानों के साथ पीछे हट जाएगी? नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हालात और ख़राब होने जा रहे हैं, बेहतर नहीं होंगे, ख़राब होंगे। और मुझे खौफ है कि इस्टेब्लिशमेंट जब हिट बैक करेगी तो किस तरीके से करेगी। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। मैं कोई आइडियाज़ नहीं देना चाहता किसी को, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की एक पुश बैक क्लैश आ रही है आगे। अब क्योंकि देखिए कानून की बालादस्ती तो सुप्रीम कोर्ट और अदालतें करती हैं, आइन को भी वो प्रोटेक्ट करती हैं। और इस मुल्क में जो तारीख़ है वो यही बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं जो समझते हैं कि आइन जो है वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको तो फाड़ भी दिया जाए तो क्या होता है। कुछ लोगों ने ऐसे बयान भी दिए हैं ना, पहले भी दिए हैं, अब भी रद्दी की टोकरी इस तरह की बातें की गई। तो अब अगर ऐसी बात है तो फिर एक क्लैश आ रहा है। ठीक है। और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म का क्लैश है। हाँ, लेकिन इससे डाउन प्ले क्या सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी? क्योंकि इस जो बेंच बना है सू मोटो का इख्तियार पहले चीफ जस्टिस के पास था, लेकिन फिर हमने देखा एक एक्ट आया और उसमें ये तजवीज़ किया गया कि जो 3 रुकनी कमेटी है सीनियर जजेस की, वो डिसाइड करे कि इस पे सू मोटो लेना है या नहीं। सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अरसे के बाद लिया, लेकिन जो बेंच की कंपोजिशन है वो है इरफान सादत साहब, नईम अख्तर साहब और काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस खुद। मसला ये है कि फैसल वावडा साहब ने अतर मिनल्ला साहब को एड्रेस किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अतर मिनल्ला साहब ने समाअत के दौरान, जो नैब तरामीम केस है उसकी समाअत के दौरान इसका जवाब अटर्नी जनरल साहब से पूछा। तो इस बेंच का हिस्सा अतर मिनल्ला साहब नहीं है। अब फैसल वावडा साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा सिर्फ मैंने तो ये बातें नहीं की अदलिया के हवाले से, 4-5 और लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो सबको बुलाएं। तो आपके ख्याल में जब सबको बुलाया जाएगा तो ये मामला जल्दी निमट जाएगा? देखिए, अगर तो अतर मिनल्ला साहब बेंच में होते जी तो उसकी फिर बेंच की प्रोसीडिंग्स ने एक तरफ जाना था। अब काजी साहब खुद आ गए जी जी। मेरा ख्याल है उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। बिकॉज उन्हें एहसास है इस बात का कि अगर ये बात आगे बढ़ती है तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसका सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए काजी साहब सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर कुछ जजेस हैं जो कि इस वक्त बहुत नाराज़ हैं और वो बड़े बढ़ के बातें कर रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, एक आध सुप्रीम कोर्ट के भी हैं ऐसे। तो और ये दिलचस्प बात पता क्या है कि ये वो जजेस हैं जो कि जिनके ऊपर कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा था कि ये पॉलिटिकली बायस्ड जजेस हैं। कुछ लोग थे ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जिनके बारे में ये कहा जाता था 7-8 जजेस तो है ही पीटीआई के जजेस। मगर ये जो लोग लड़ाई झगड़े इस वक्त कर रहे हैं वो पीटीआई कोर्ट अनकोर्ट वो पीटीआई जजेस नहीं है। हाँ। ये वो जजेस हैं जो अपनी आज़ादी बड़ी उन्हें अहम उनके लिए उसकी बड़ी अहमियत है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते रहे। अब ये पुश बैक कर रहे हैं और वो जो बाकी हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई खास नहीं पुश बैक आ रही। तो ऐसे जैसे कि लड़ो तुसी आप ही, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि अतर मिनल्ला बहुत अग्रेसिव हुए हैं जी। बाबर सत्तार साहब भी ऐसे है और दोनों करीबी दोस्त भी हैं जी। और जो अटैक आई है बाबर सत्तार के ऊपर, पुश बैक फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उन्हीं के लोग लगे हुए हैं बाबर के ख़िलाफ़, तो उसमें ज़ाहिर है ये कि बाबर को इंट्रोड्यूस करने वाले, उनको रेकमेंड करने वाले अतर मिनल्ला साहब थे। उन्होंने उनको पुश किया टू कम इनटू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और करीब भी हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि, सॉरी टू कट यू, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है इसमें दबाव में कौन है, जुडिशरी या एस्टेब्लिशमेंट? मैं समझता हूँ इस वक्त दबाव में एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। उसकी वजह यह है ना कि जुडिशरी के पास तो एक पब्लिक फोरम है, एक कोर्ट रूम है, बातें होती हैं वहाँ और हेडलाइंस लगती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई इदारा नहीं है जो कि उनका मौक़िफ़ जो है वो खुल के बात करे। वो अटॉर्नी जनरल साहब बेचारे आ जाते हैं, वो उनके दोस्त भी हैं सारे जजेस। उनकी मजबूरियाँ दो रही हैं, डबल ट्रबल। हाँ, वो खुद कहते हैं कि बाबर सत्तार मेरा यार है जी, तो अगर उसको किसी ने किया तो मैं डिफेंड करूँगा। तो मगर यहाँ तो इस किस्म के हालात हैं। तो मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट इज़ अंडर प्रेशर, नॉट जुडिशरी। जुडिशरी इज़ हिटिंग बैक और पहली दफ़ा इतनी दलेरी के साथ इट इज़ हिटिंग बैक। अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि डिस्क्रेशन, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, शायद आप ट्रांसलेट कर लें, डिस्क्रेशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। कि बहादुरी जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर कभी कभी
तरीके से आगे बढ़ना मोहतात भी रहना चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ मेरा ख्याल है कोई ख़ास मोहतात नहीं, इरादा नहीं किसी का ख़ास मोहतात का, लोग खड़े होकर बातें बहुत कर रहे हैं। इसमें जो एडवांसमेंट है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़्यादा है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जिन्होंने खुफिया इदारों के एहलकारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी आयद की है, और जो लापता अहमद फरहाद हैं शायद, उनके हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसा कानून आना चाहिए जो सज़ाए मौत दे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हमने कर ली ना, जी कर ली। दूसरे साहब जो है जहांगीरी साहब ने जो बात कही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग अदालत में ना आए, मेरा ख्याल है ये कैसे इसको रोक सकते हैं वो, और शायद इनको रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आम तौर पे जब बड़ी ट्रायल हो रही होती है तो जो यहाँ का रवाज रहा है, एक दो लोग आईबी के होते हैं, एक दो लोग सुप्रीम आईएसआई के होते हैं, एक दो लोग एफआईए के होते हैं, और मिला जुला के इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पुलिस, क्राइम ब्रांच, आधा कोर्ट रूम तो इनसे भरा होता है। आधा कोर्ट रूम जो है उसे वकला हजरात होते हैं कि कुछ वैसे होते हैं जिनके केसेस लगे होते हैं या लगने वाले होते हैं, या वो एक ग्रुप के साथ आए हुए होते हैं एज बैकअप, या वो वैसे ही शुक्रिया तौर पे आए हुए होते हैं देखने के लिए, बिकॉज देर ऑफिशियल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कैसे ये होगा कि जी इंटेलिजेंस वालों को आप बाहर रखेंगे? आफ्टर ऑल वो भी एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है स्टेट की टू रिपोर्ट ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन। वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि वी नीड टू बी इन द कोर्ट टू फाइल प्रॉपर रिपोर्ट्स अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस किस्म के भी जज्बाती फैसला है कि हम इंटेलिजेंस लोगों को नहीं आने देंगे। इसको भी मेरा ख्याल है या तो ये कह के भूल जाएंगे, और या ये है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू स्टॉप अस, वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट। हमने भी अपनी रिपोर्टें लिखनी होती हैं, करना होता है। अगर मीडिया आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस कि ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी रिपोर्टिंग तो खुफिया होती है, तो अदालत कह ही नहीं सकती कि बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये अब मतलब मामला जो है ना फैलेगा और ये ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अदलिया के लिए, सियासत के लिए अच्छे बतंगड़ बनेगा। नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि इससे पहले जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिल के खेलते रहे हैं अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, लेकिन अब की बार मामला यकसर मुख्तलिफ है। ऐसे लग रहा है सियासतदान साइड पर बैठे तमाशा देख रहे हैं, तो क्या अब की बार रिजल्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? देखिए, रिजल्ट तो अब नज़र आ रहे हैं ना आपको। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की जो है वो इमरान खान के साथ है, और हर इदारे में ऐसी सूरत हाल है। तो जुडिशरी भी उसी सिचुएशन का है, तो वो भी सियासी तौर पे बायस हो चुके हैं। उनकी भी जो सियासी तज्जिया है उनका, या उनका जो सिंपथी है, मैं समझता हूँ बेशतर जजेस की जो दिली ख्वाहिश है वो इमरान खान, दिल के साथ इमरान खान के साथ है। तो अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे हुआ है। आम तौर पे यही होता था, कुछ जजेस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे, 2-3 पीपल्स पार्टी के साथ होते थे, 2-3 नून लीग के साथ होते थे, और वो कोशिश यही करते थे जब इन सियासी जमातों के केसेस आते थे कि अपने पसंदीदा बेंचेस बनवाए जाएँ और फैसले करवाए जाएँ। ऐसे ही होता रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल थी कि वो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाती थी और अपना काम करवा लेती थी। मगर इस दफ़ा ये जो सियासी शऊर है मुल्क के अंदर, और इमरान खान साहब की जो डिटर्मिनेशन है और उसके साथ वाबस्तगी जो है आवाम की, दैट इज़ क्रिएटिंग दिस ह्यूज प्रॉब्लम। पहली दफ़ा एक इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया इस तरीके के साथ। अच्छा, अब मैं फिर जाते जाते ये ज़रूर कह दूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि PTI इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट। एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक इनकलाबी स्लोगन है। ये इनकलाबी लोग ऐसी बातें करते हैं। PTI इज़ नॉट एन इनकलाबी पार्टी। PTI का प्रॉब्लम ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हो, न्यूट्रल ना हो, या किसी और के साथ ना हो। तो या तो इनकलाबी तो ये होता ना कि इस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे में रहे, कंप्लीटली न्यूट्रल, आउट ऑफ पॉलिटिक्स रहे, और सियासतदानों को और आइन के मुताबिक और जुडिशरी के मुताबिक अपना काम करने दिए। ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। इमरान खान कहता है तुम मेरे नाल खड़े हो, इशू है। तो ये जो सारे लोग जो इमरान के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
उनका ये है कि आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कल इमरान खान कोई मुकमुका कर लेता है या आ जाता है पावर में और इस्टेब्लिशमेंट उसकी पुलिस फोर्स बन जाती है, तो ये लोग कहेंगे नहीं कि बात ही कोई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट ना समझा जाए, जैसे मैं समझता था कि लॉयर्स मूवमेंट को एक इनकलाबी मूवमेंट ना समझा जाए। वो एक ट्रांजिशनल मूवमेंट था, एक से दूसरी जगह जा रहे थे और ये ज़रूरी नहीं था कि जो उनके स्लोगन्स थे आखिर में वही होगा जो वो चाहते थे। इनफैक्ट उसके बरक्स हुआ, जो उसके बाद जुडिशरी जो आई, जिस किस्म के चीफ जस्टिस आए, उनका तो आपने हशर देख ही लिया कि वो किस किस्म के थे। ना वो आज़ाद थे, ना वो दयानतदार थे, काफ़ी मसले रहे हमारे लिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इतना कुछ किया, लोगों ने समझा कि लाल इनकलाब आ गया है। अभी भी इसी किस्म की बहुत, हाँ, अभी भी इसी किस्म की सोच है कि हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और अब हम इनकलाब ला रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और फौज जो है उसको हम धकेल रहे हैं और सारी उम्र के लिए फौज फारग हो जाएगी और अब सियासतदान ही हुक्मरानी करेंगे। दरअसल ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं या इक़्तिदार, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का जवाब दे दें। ये अच्छा, अब इस मामले के ऊपर तो हो गई बातचीत के पुशबैक किस हद तक जा सकता है। एक और जो तूफ़ान बरपा हुआ है वो आप समेटेंगे कि वो प्याली में है या वाकई उसकी वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन मज़ीद तलखी का शिकार हो सकती है, क्योंकि हम एक तरफ IMF से कुछ अरब डॉलर्स मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दुबई में दुबई अनलॉक्ड के नाम से जो फाइल सामने आई हैं वो बता रही हैं कि हमारे पास तो माशाल्लाह अंबार लगे हैं दौलत के, पैसे के, लेकिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात है और आप उनके देख सकते हैं कि ज़्यादा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम है, वो बरहम भी हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब डिक्लेयर्ड है जो भी आज इल्ज़ामात लग रहे हैं। 10 साल पहले की जो इनकम थी वो तब मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, तो इस तरह जाहिर किया जा रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया। अब इसमें फैसल वावडा साहब भी हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, बहुत से रिटायर्ड जर्नैल हैं, किसी ने अहलिया के नाम पर, किसी ने बेटी के नाम पर जायदादें बनाई हुई हैं। मलिक रियाज साहब हैं, शौकत अजीज़ साहब हैं और राव अनवार साहब ने भी वहाँ पर जायदाद बना रखी है। जी बिल्कुल, SSP थे। जरदारी साहब ने उन्हें बड़े प्यार से रखा हुआ था। अच्छा, जो जरदारी साहब या उनके बिलावल भुट्टो साहब, बख्तावर और आसिफा भुट्टो साहिबा की जो जायदादें आई हैं वो उसी अरसे में बनाई गई हैं जिस अरसे में ओमनी ग्रुप के हवाले से इन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब क्वेश्चन ये है जो हर एक के जहन में है कि इनकी टाइमिंग वाकई अहम है जो फैसल वावडा साहब रिलेट कर रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की तारीख? चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। फैसल वावडा साहब जैसे लोगों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और उसके अंदर इसलिए रिलीज़ किया गया है ताकि इस वक्त की जो पाकिस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है उसको अंडरमाइन किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को तोड़ फोड़ की जाए। उनका तो इशारा इस तरफ है क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो वो एक सियासी जमात के खिलाफ तो हो नहीं सकती। ठीक, और इस वक्त वो सिचुएशन है जबकि हमें IMF के पैसे भी चाहिए, सऊदी पैसे भी चाहिए अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। तो फैसल वावडा साहब ने तो ये खाता खोल दिया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात पनामा में भी हुई थी और उसमें नवाज शरीफ साहब टारगेट हो गए थे। ये नहीं था कि वो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी कि नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए, वो तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कुछ डेटा रिलीज़ किया, उसमें मियाँ साहब का आ गया और उस वक्त वो टारगेट हो गए लोकली। अब ये भी इसी किस्म की चीज़ यहाँ हुई है, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी नहीं है। ये अब दुनिया में पूरे FATF की वजह से मुल्क जो हैं वो ख्याल कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग उसके FATF बड़ी ख़तरनाक एक इदारा बना है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज उसका टेररिज्म के साथ पहले ताल्लुक़ निकाला गया। तो अब इसीलिए हर मुल्क के ऊपर ये प्रेशर है, इंक्लूडिंग UAE कि हमारे ऊपर अभी होके गया है, अब बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले हैं। वहाँ भी धमकी है कि आप अपने कानून को ठीक करें और जो पैसा यहाँ आ रहा है उसकी पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। ठीक, अच्छा, तो इसलिए वो भी टाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो लीक हुई है उसके बाद बाय द वे UAE का बयान भी आया, स्टेटमेंट भी आया कि हम तो पूरे FATF कंप्लायंट हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई हम छुपाना नहीं चाहते, कोई नहीं ये करना चाहते वगैरह वगैरह। तो पुराना ज़माना था कि वो बिल्कुल छुपा के बैठे हुए थे बिकॉज वो चाहते थे कि इस किस्म का पैसा आए वहाँ और आके इन्वेस्ट हो। अब वो नहीं चाहते बिकॉज वहाँ बहुत पैसा आ चुका है, वो सेट हो गए हैं, अब FATF को कंप्लायंस में जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीक हुई है ये इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है इतनी बड़ा लीक जो है ना इन अ कंट्री लाइक दुबई कुछ तो कुछ इसके पीछे कुछ अग्रीमेंट भी होगी कि रिलीज़ करें। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो
तो फैसल वावड़ा साहब की कंस्पिरेसी थ्योरी तो मैं नहीं बाय करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके 2-3 इश्यूज बन गए हैं। एक इशू तो ये है कि जिन लोगों के नाम आए हैं और मीडिया का जो अप्रोच है टू दिस, पैनामा के ऊपर भी यही अप्रोच थी, इसके ऊपर भी वही अप्रोच है, और ये मीडिया की अप्रोच है, इंडिपेंडेंट मीडिया की अप्रोच है। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ रन बाय मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल। उनमें से जो रिपोर्टर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, प्रोफेशनल्स। ओके। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है ना, ये लोग पिस रहे हैं, और सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा पिस रही है। फिर ये जो गवर्नमेंट जिस किस्म के कानून ला रही है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ुबान बंद करने के लिए, ये भी एंटी मीडिया है। मैं समझता हूँ मीडिया इज़ नाउ बिकमिंग वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी एंटी रिच, एंटी रिच। अब छोटी सी बात, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ अभी डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से ये इनकी रिहाइश है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, टॉर है, एक तरफ तो पैसे ऐसे खर्च होते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, आटे की कीमतें यहाँ चली गई, बिजली की कीमतें यहाँ चली गई, और ये हमारे लिए कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो है ना अमीर तबका, और स्पेशल बहुत अमीर तबका, ये फोकस में आ गया है, सियासी जमातों के फोकस के आ गया है, और ये मीडिया के फोकस में भी है। तो जब भी किसी अमीर के खिलाफ कोई एलिगेशन लगती है तो मीडिया उसको उछालता है। अच्छा, अब यही मैं समझता हूँ जो आज भी जो हो रहा है, क्योंकि ये अब हमने एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसी लिस्टें निकली हैं। मुझे याद है कि 1996 में, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अच्छा, 1996 में एक लिस्ट निकाल से स्टेट बैंक गवर्नर्स ने एक लिस्ट रिलीज़ की थी। उस वक्त मोहम्मद याकूब साहब थे स्टेट बैंक के गवर्नर। तो उस वक्त की अबूरी हुकूमत ने उनसे ये कहा कि हमें जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट दें। अच्छा। तो 3000 लोन डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट आ गई। ओके। जिसके अंदर बड़े बड़े लोग थे, मियां नवाज शरीफ साहब की भी कंपनीज थी, और पीपल्स पार्टी वाले भी थे, दुनिया जान के सियासतदान आ गए उसके अंदर। ठीक, बड़ा शोर पड़ा। अच्छा, ठीक है, मगर वो करते क्या, लोन डिफ़ॉल्ट था, वो बैंक्स का इशू था, और बैंकों ने फिर अपना जो पैसे ले सकते थे लिए, नहीं ले सकते नहीं लिए। उस वक्त भी बड़ा शोर पड़ा, बट नथिंग केम ऑफ इट। मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने में भी ये इस किस्म की कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं अभी डिक्लेयर करें और उसके ऊपर टैक्स दें, नहीं तो आपको अभी ऐसे एमनेस्टी, कितनी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, और हर एमनेस्टी स्कीम के बाद एक और आ जाती है, फिर एक और आ जाती है, फिर ये इस किस्म की चीज़ें आती हैं। तो सवाल ये है, 2 सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं। एक ये कि ये क्या ये कुछ जो हो रहा है ये इलीगल है, हाँ, ये वाला सवाल, और दूसरा सवाल उसको हम थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं। हाँ, सस्पेंस यहीं पे रखते हैं। हाँ, नहीं, हम ब्रेक का कहा जा रहा है। ये 2 सवाल अगले सेशन में। हाँ, और दूसरा सवाल क्या है वो भी सेठी साहब से ब्रेक के बाद जानेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी टेंशन। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं दुबई अनलॉक। जो फाइल्स सामने आई हैं इसमें डाटा इंडियंस का भी है, रशियंस का भी है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए तो पाकिस्तानीज़ है इम्पोर्टेंट। और जो नाम आए हैं वो सब एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, सभी के सामने डिटेल्स ये आ रही हैं कि भाई हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और सब सोर्सेज जो हैं सबके सामने हैं, हमने बताया, कुछ छुपाया नहीं है, टैक्स एवेजन नहीं है, ये वो। लेकिन जो नकाद है, तनकीद करने वाले, वो ये समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा है, तो दूसरी तरफ इतनी बड़े पैमाने पर दौलत जो है वो बैरून मुल्क किस तरह से खपाई गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नाम सामने लिस्ट में है, इस रिपोर्ट में है, क्या ये सब चोर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं बात। जिन लोगों के नाम आए हैं, मैंने कहा ना 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने ये जिनके नाम आए हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लग सकता है जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की हुई, जिन्होंने FBR के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी हैं, दुबई में है या लंदन में है या UK में है या USA में है, सऊदी, जहाँ भी हैं, उन्होंने अगर डिक्लेयर कर दिए हैं तो डिक्लेरेशन के साथ एक चीज़ ऑब्वियस ऑटोमेटिक हो जाती है कि पैसे जो डिक्लेयर किए हैं कि हमने इतने पैसे बाहर रखे हुए हैं इस प्रॉपर्टी में, तो इसका ये मतलब है हम दिखाने के लिए तैयार हैं कि पैसा टैक्स्ड पैसा था जिस पे टैक्स हमने दिया हुआ है, वो हमने लीगल तरीके के साथ बाहर लेके गए हैं, उसकी मनी ट्रेल भी दे सकते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आपने किसी 10 रुपए के ऊपर टैक्स दिया हुआ है तो वो 10 रुपए आप बाहर ले जा सकते हैं, ये कानून आपको इजाज़त देते हैं। और बाहर कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया आपने। अच्छा, उसके बाद फिर अगला कानून आता है कि जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की, क्या आपकी रिहाइश वहाँ है या रिहाइश पाकिस्तान में। अगर रिहाइश पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटीज़ कहती हैं कि टैक्स यहाँ दें उसके ऊपर जो इनकम आ रही है। ठीक है। फिर ये होता है कि आप छुपा लेते हैं इनकम, फिर इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, आपने डिक्लेयर किया आपके पास 2 फ्लैट्स हैं वहाँ,
ठीक है आपने डिक्लेयर कर दिया ये वैल्यू है, ठीक है आपके पास पैसे थे यहाँ जिस पे आपने टैक्स दिया हुआ था, तो आप ये ले गए बाहर, नो प्रॉब्लम, मनी ट्रेल भी दिखा दिया आपने, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया तो मतलब है मनी ट्रेल शेल सब होगी। उसके बाद ये है कि जी वहाँ कोई इसकी आमदन है वो भी दिखाई है आपने कि नहीं दिखाई। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हम तो रिहाइश हमारी है ही नहीं, हमने तो इकामा लिया हुआ है या हमने रेजिडेंसी पाकिस्तान से बाहर ली हुई है, 6 महीने पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम रेजिडेंसी बाहर के हैं। जब रेजिडेंस बाहर के हैं तो फिर जिस मुल्क में आप रहते हैं या जहाँ आप रेजिडेंसी शो करते हैं वहाँ की हुकूमत आपसे टैक्स ले सकती है आपकी आमदन के ऊपर, पाकिस्तान नहीं ले सकता। तो इस किस्म के टैक्सेशन इश्यूज बनते हैं। मगर इस तो चोरी अगर किसी ने की है तो वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा। अगर डिक्लेयर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो कुछ और चीज़ छुपा लेगा। तो जब वो छुपाएगा तो FBI जो है वो उसे कहेगा इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। जब वो जवाब नहीं सही देगा तो FBI उसके ऊपर पेनल्टी ला के टैक्स लगा देगा। इससे ज़्यादा कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दैट्स इट। ओके। तो अब ये है कि इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट निकली है इसमें से हो सकता है आधे से ज़्यादा ने डिक्लेयर की हो, और मैं समझता हूँ जो बड़े लोग हैं ना उन्होंने डिक्लेयर कर ही दी है, कैसे भी है, बिकॉज उनको पता है कि कब जब निकलेगी तो ये अगर पकड़े गए कि हमने डिक्लेयर नहीं की थी और ये होगा तो फिर बड़े मसले बन जाएंगे। तो डिक्लेयर उन्होंने की होगी। मगर ये है तो ये तो पहला सवाल हो गया जी कि डिक्लेरेशन की भी है अगर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो कानून के मुताबिक है और जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी इजाज़त देता है। अलबत्ता उसके ऊपर जो इनकम आ रही है क्या वो भी आपने डिक्लेयर की है नहीं की, वो एक अलग इशू बन जाता है। जो रियल क्वेश्चन इज कि ये नहीं कि कैसे ले गए बाहर, ये सवाल नहीं है। वो जो जैसे ले गए मनी ट्रेल मिल जाती है, ठीक है। आजकल सूरत हाल ऐसी है कि आप हवाला के जरिए लंबे चौड़े अमाउंट्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तो और कोई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जो लीगल हों। अच्छा, क्योंकि जब ये आप डिक्लेयर करते हैं तो FBI पूछ सकता है आपसे, मीन्स तो एस्टेब्लिश हो गए ना कि पैसे हैं। पैसे हैं, पैसे आपने कमाए हैं, आपने दिखाया है, उसके टैक्स दे दिया। सवाल ये नहीं है कि मनी ट्रेल है या नहीं है, कैसे ले गए आप बाहर, या ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस है। सवाल ये नहीं है, फिर क्या है? सवाल ये है कि क्यों ले गए आप। हाँ, पाकिस्तान में आपने क्यों नहीं खपाए? हाँ, जैसे पनामा में हुआ था। हाँ, तो इसमें भी वही केस है। तो सवाल ये है कि 12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किए? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको यहाँ, आप 22 आप बैंक में डाल दें, इससे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपने पाकिस्तान में बैंकों में क्यों नहीं रखे हुए? पाकिस्तान में आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी हुई? पाकिस्तान में आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई? पाकिस्तान में आपने IT में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? पाकिस्तान में आपने ज़मीन में एग्रीकल्चरल लैंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं पाकिस्तान में कर रहे? आप पाकिस्तान दुनिया भर घूम रहा है, आओ आओ इन्वेस्ट करो पाकिस्तान, और आप उठ के लीगली आप उठ के कहीं और चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट। हालांकि आप उनको कह रहे हैं इधर आके इन्वेस्ट करें। तो सवाल ये है क्यों, इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग हमेशा फोकस मिस कर देते हैं, और मैं आपको बताऊं इसका जवाब बहुत सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी है, इतनी डिस्टेबलाइजेशन है कि हर बंदा खौफजदा है कि आज पॉलिसी ये है, कल को पॉलिसी होगी। आज लॉकर सीज कर लेंगे, आज लॉकर्स नहीं सीज करेंगे। आज एक्सचेंज रेट जो है इधर चला जाएगा, हमारी नुकसान हो जाएगा। हम अगर डॉलर्स में रखें तो बाहर रखें जहाँ सेफ है। हर बंदा अपनी एसेट्स को, अपनी इनकम को, अपने असासों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसीलिए फॉरेनर्स आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट 2.5 साल से ज़्यादा गुजारती नहीं है। हर रोज़ साजिश हो रही होती है, कोई अब पुशबैक इधर, पुशबैक उधर, कोई जजमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कि हर बंदा हिल जाता है। बिल्कुल। ऐसे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं आएगी, आपके लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और यही यहाँ का हाल है कि हमारे लोग जो कि मेन बड़े बड़े हमारे फैमिलीज जो थी, जो 1960s में जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई है, अब वो उस किस्म की इंडस्ट्री लगा ही नहीं रहे। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग हैं जो जिनके पास पैसा है, पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स, वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं। वो अब तो ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये सारी ये इसलिए चल रही हैं, और बैरियर टाउन चल रहा है, बस बाहर से पैसा आ रहा है और लोग जो है अपनी घर बना रहे हैं। मगर इन्वेस्टमेंट, घर जो है वो इन्वेस्टमेंट है एक इंसान के लिए, मुल्क के लिए नहीं है। वो उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती जिसके साथ मईशत ग्रो करती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए
कि हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं यकीन रखते कि ये सेफ़ जगह है अपने पैसा रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पैसा बनाया और निकाल के ले गए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक साल क्या 6 महीने के अंदर अंदर डॉलर की जो कीमत है, ये रुपया जो है वो आधा रह गया वैल्यू में डॉलर का। ऐसे ही है ना। तो जिन लोगों ने पैसा बाहर लिया है, अगर मेरे पास $100 थे और पिछले साल मैंने $100 बाहर भेज देता तो मुझे 180-190 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे 380 रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए ना, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा ना, मैं तो ये नहीं सोचूंगा कि जी मुल्क के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। हाँ। हम हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है। तो इसलिए माहौल ठीक करना हमारे हुक्मरान तबके का मेन चैलेंज ये है कि वो इस मुल्क में यकीन करें, इस मुल्क को तरक्की दें, इस मुल्क में सर्टेनिटी लाएं, सिक्योरिटी लाएं, सेफ्टी लाएं। आवाम और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के रिश्ते जो हैं वो एक एतमाद और ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड हों। ये नहीं जिस किस्म की इस वक्त अनसर्टेनिटी है और जो बेएतमादी चल रही है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसलिए ये पैसा बाहर जाता है। मुझे लड़ाई झगड़े की तरफ भी जाना है, उस कज़िये का भी तज़किरा करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस बहस को समेट दें ये बताने के लिए, बताते हुए कि अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या होगा, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? देखिए, अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने, मीडिया ने उनसे पूछा और उन्होंने बड़ा दुखी किस्म का जवाब दिया। शर्जील ने भी कोई जवाब दिया कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया था। मगर मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की है, दिलबर्दाश्ता से दिखाई दी है मोहसिन नकवी साहब। तो वो जाहिर है बुरा लगा है, वो कह रहे हैं कि करप्शन, ऐसा शो किया जा रहा है कि करप्शन की। जाहिर है ना कि मीडिया तो यही करेगा, नहीं अमीर किस तरह हो गए तुम, और उनके ऊपर और भी कुछ चीज़ें अब मीडिया चला रहा है, वीलॉगर्स कर रहे हैं इस किस्म की बात, तो दुख तो होता है। अब उनका ये कहना है, और मैं यकीन करता हूँ कि वो सही कह रहे हैं, कि उन्होंने जो कुछ किया वो सारा डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी सारी मनी ट्रेल भी है, सब कुछ है, ठीक है। अब ज़ाहिर दुख होगा कि देखिए किस तरीके से मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनको बदनाम किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ मीडिया को खबर चाहिए होती है। खबर बड़े बंदे की बनती है, छोटे बंदे की नहीं बनती, ठीक है। सियासतदान की बनती है, प्रो और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वालों की बनती है, इसलिए खबरें बनेंगी। ठीक है। अब ये जो लोग पोजीशंस ऑफ पावर में होते हैं उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब आप खड़े हैं ऐसी जगह पे जहाँ हर किस्म का इल्ज़ाम लगेगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उन्हें एक तरफ होना पड़ेगा ना मोहसिन नकवी साहब को, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होनी, उसकी वजह ये है कि ये FBI का काम है। अच्छा। और कोई किसी का काम नहीं है। FBI जो है वो अपने फाइलें निकाल के देख ले कि किसने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, क्या उसके अलावा भी इस लिस्ट के अंदर कोई नाम है, तो अगर है तो सवाल जवाब कर लिए जाए। और FBI क्या करता है, अगर ऐसी चीज़ निकलती है ना तो वो पेनल्टी लगाता है, वो जेल में नहीं डालता आपको। वो कानून कहता है कि किसी ने टैक्स इवेजन की है या टैक्स छुपाया है, क्योंकि टैक्स का मामला है, तो फिर आप उसके ऊपर पेनल्टी दें। होगा ये कि अगर किसी ने 1 मिलियन दिरहम्स की एक प्रॉपर्टी खरीदी और छुपाई है, और तो FBI पकड़ लेगा, कहेगा जी ये 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे आपके अकाउंट। अच्छा। तो FBI क्या करेगा, कहेगा अच्छा जी 1 मिलियन दिरहम हम समझते हैं आपकी इनकम थी जो आपने छुपाई। अच्छा। ठीक, उसके ऊपर टैक्स बनता है 35%, तो 1 मिलियन थी तो 350,000 दिरहम्स की आपको टैक्स पड़ा। हमने इनकम ऐड कर ली, उसके ऊपर हमने पेनल्टी लगा दी 100% कि आपने छुपाया था। ठीक है। तो वो मतलब उतने की डज लग गई, 700,000 की तो डज लग गई। तो दैट्स व्हाट द FBI विल डू और कैन डू। फिर उसको चैलेंज किया जाता है, वो जिसके ऊपर ये होता है वो चैलेंज करता है, वो कमिश्नर के पास जाती है अपील, फिर वहाँ से ट्राइब्यूनल के पास जाती है, फिर वहाँ से हाई कोर्ट जाती है और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाती है। डिपेंड करता है कितना बड़ा डज लगी है। तो इसलिए इस वक्त लाखों की तादाद में ट्राइब्यूनल के केसेस और अदालतों में केसेस पड़े हैं इसी किस्म के टैक्स के। चलें, इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें नून लीग के बड़ों के नाम नहीं आए। मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब दुखी हैं, और मेरा वो तो इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जरा देखें यहाँ पर, सही दुखी है, मेरिट पे दुखी है, मेरिट पे दुखी। अच्छा, चलें आपकी इस बात से शायद उनकी दिलजुई हो। ब्रेक पर जाने से पहले सिटी साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आपका तजिया चाहिए कि वहाँ सिचुएशन ख़राब कैसे हुई और ठीक कैसे होगी। देखिए, बात यह है कि इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर अब बात करते हैं, बिकॉज सूरत हाल मुल्क की ऐसी है, कहीं भी ऐसी चीज़ हो सकती है। लोग नाराज़ हैं, पेट कटे हुए हैं और भी कटने हैं, दुखी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सैलरीज, इन्फ्लेशन, बुरा हाल है। तो गुस्सा तो चढ़ेगा, और बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ नहीं हो रही, 1% पे इकॉनमी आई हुई है। तो अमीर लोग तो कर लेते हैं सर्वाइव, मगर गरीबों का क्या होगा, लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा? वो तो उनके लिए तो अब बच्चों को स्कूल में, अच्छे स्कूल में डालने के लिए मसले बने हुए, तो गुस्सा तो भरा हुआ है।
और गुस्सा जब इतना हो जाए तो फिर इस किस्म के वाक़यात कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं। गुस्सा जो होता है कि किसी ने कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बंदा मर गया, उन्हें ड्राइवर ने कड़े आग लाती गड्डी, बिल्कुल, हाँ। उधर से पुलिस आ गई, पुलिस के ऊपर पथराव हो गया, जहाँ 10 लोग थे वहाँ 100 हो जाते हैं, 100 के 200 हो जाते हैं, गुस्सा सबको चढ़ा हुआ होता है और वहाँ फिर वो ये क्लैश हो जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव है, इंडिया और आज़ाद कश्मीर ज़्यादा सेंसिटिव है। और एक और भी इशू है वहाँ जो कि आम लोगों को नहीं पता। आज़ाद कश्मीर को बिजली सब्सिडाइज करके दी जाती है, ये आपको पता था? जी, ये हाँ जी, ये अंडर डिस्कशन। ये हमेशा जब बात होती है ना कि जी बिजली के बिल कौन नहीं देता, तो पता लगता है कि ये हमारे ट्राइबल एरियाज़ और आज़ाद कश्मीर के यहाँ सब्सिडीज़ है बहुत बड़ी, बिकॉज वहाँ से बिल कलेक्शन करना मुश्किल है, लोग बड़े टाइट हुए हैं। ठीक, तो पहले से ही इन इलाकों को अंडर डेवलप्ड एरियाज़ या पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज़ की बहुत सी सब्सिडीज दी जाती है। तो जब ये चीज़ें होती है ना कि गंदम की कीमत ये हो गया, आटा की कीमत बढ़ गई, बिजली के बिल आने शुरू हो गए, तो लोग हिल जाते हैं। आदत नहीं होती ये देने की और आमदन भी नहीं होती उनको देने की, वहाँ की आमदनी भी कम होती हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है ना, तो जॉब्स कहाँ से मिलेंगे? तो मतलब है कि यू आर लकी इफ़ यू हैव अ जॉब फॉर 100,000 रुपीज़। और ये आजकल के जो बिल आ रहे हैं बिजली के, वो तो आप बच्चों को क्या तालीम देंगे आप? तो अब गुस्सा तो है। अच्छा, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? जब ये इस किस्म की चीज़ हुई तो फ़ौरन मुज़ाकरात करने चाहिए थे। मुज़ाकरात नहीं किए और गवर्नमेंट बैठ गई, जैसे कहते हैं ना, अपने घोड़े पे। वहाँ की गवर्नमेंट भी और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट भी, बिकॉज और इस्टेब्लिशमेंट भी, बिकॉज आफ्टर ऑल आज़ाद कश्मीर जो है ना वो थोड़ा सा ऑटोनोमस तो है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद एंड इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ क्लैश जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था, वहाँ रेंजर्स को नहीं जाना चाहिए था, वहाँ इन लोगों को बुला के डिफ्यूज़ करना चाहिए था। अब इन्होंने नहीं किया, 3 बंदे मर गए हैं। और वहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं मुजफ्फराबाद के, उनका बयान आ गया डॉन अखबार में, जिन्होंने सरदार अदनान खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने कहा फायरिंग की है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था इस बात का, ये क्लियर नहीं हो रही थी कि ये फायरिंग हुई कहाँ से, कैसे हुई, कौन मरा, पुलिस वाले मरे, कोई और मरे। तो अब ये खबर चल पड़ी है, इसके ऊपर अभी डिनाइल नहीं आई। अब दिस इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज देखिए जो है वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर आते हैं और मोहसिन नकवी साहब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आते हैं। बट इस साइड 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर का मामला। अच्छा, अब बात ये आज़ाद कश्मीर तो प्रेसिडेंट जो है वो तो अच्छा छोड़ो। अच्छा, अब ये है कि मगर इसके साथ ये भी है कि वहाँ इंडिया काफ़ी अरसे से कह रहा है हमारा हिस्सा है और वहाँ वो गड़बड़ कर भी रहा है। और पैसे के साथ क्या नहीं गड़बड़ होती, हर जगह गड़बड़ हो जाती है और गुस्सा जहाँ हो पैसा चलता है। वज़ीर आज़म ने भी इसकी तो जाने वक्त मैं ये कहूँगा कि बैडली मिसहैंडल 23 बिलियन रुपए दे के तो जान छुड़ाने की कोशिश करते पे, और भाई पहले ही कर देते, पहले कर ले, जब आपने करना ही था तो नज़ाकत को समझ लेते। यही एटीट्यूड है ना, ऐसी नहीं तैसी होंदे कौन ने। अब ये नहीं चलेगा, ये आपने देखा ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, नए डेफेमेशन लॉज ला रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा, नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस। ये ना डक्का मार दो, अंदर कर दो, डिसअपीयर कर दो, ठापा ला दो, ये ज़माने ख़त्म हो रहे हैं। अंदाज बदल गए, उस हिसाब से आपको पॉलिसीज़ नाफिज करनी होंगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। थोड़ा सा कनेक्शन रह गया दुबई लीग से रिलेटेड। सवाल था मेरा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह का नाम भी है इस लिस्ट में। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद एहतशाम ज़मीर साहब का भी नाम है, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साहब हैं, मेजर जनरल गजनफर अली खान साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर हैं, साबिक DG मिलिट्री लैंड मेजर जनरल सैयद नजमुल हसन शाह साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा आरिफ नज़ीर साहब का भी नाम आया है, मेजर अजीज़ुल रहमान साहब का नाम भी आया है, एयर वाइस मार्शल खालिद मसूद राजपूत का भी नाम है। नहीं, मेरा सवाल इनसे रिलेटेड नहीं है, ये इतनी लिस्ट है मिलिट्री ऑफिशियल्स की, इसमें राव अनवर साहब ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है? ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे इसमें। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये कि इतनी लंबी लिस्ट में, ये रिटायर्ड जर्नलों की लिस्ट में हमारे मासूम राव अनवर साहब कैसे जगह बना गए? हाँ, राव अनवर साहब SSP जी, एक्स SSP जी, मलीर राव साहब 2011 से 2018 तक जब उनको केस हुआ उनके ऊपर, उन्होंने 74 ट्रिप्स दुबई। कितने? 74 ट्रिप्स जी, टू दुबई। ओह माय गॉड, 6 साल के अंदर उन्होंने
कितनी 74 दफ़ा वो दुबई का दौरा किया। अच्छा, 2 बार ज़्यादा कर लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। इसके अलावा ये वो साहब हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 745 पुलिस इनकाउंटर्स में इनका रोल था। अच्छा, 745, 745, 700 से और ऊपर। इल्ज़ाम ये है कि 450 के करीब लोगों को ठा किया। अच्छा, पुलिस इनकाउंटर्स में। ओके ओके ओके। ही वाज द मोस्ट dreaded police officer in the service of the government of the day and the establishment of the day, because उसमें MQM के भी लोग थे जी, और लोग भी थे जी जी। तो जाहिर है टेररिस्ट भी थे। तो आपको तो पता है डिसअपीयरेंस, एक्सिक्यूशन, पुलिस इनकाउंटर्स ये उन लोगों के किए जाते हैं जिनका हिस्टियारी हों और बहुत ख़तरनाक किस्म के लोग हों, और ये पता हो कि इस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को कि या पुलिस को कि इनको अदालतों में हम मुश्किल हो जाएगा इनको प्रूव करना, ये फिर बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए बेहतर ये इनकाउंटर में ही फ़ारग कर दिया जाए। तो ये वो केस, ही वाज बड़े करीब थे टू दी रूलिंग क्लास ऑफ जरदारी साहब के, जरदारी साहब, एंड एट दैट टाइम दी एस्टैब्लिशमेंट आल्सो। ओके, इवेंचुअली जो प्रोटेक्शन इनको मिली वो एस्टैब्लिशमेंट ने दी जी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि इन्होंने हर एक का काम किया हुआ था। हाँ। तो अब आप सोचिए इनके पास इतने पैसे कैसे आ गए? बंदे तो तुसी मार देते, पैसे तो डगल कितने आ गए? ये एक नहीं 10-12 प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सवाल खड़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रादर देन बिजनेसमैन जिन्होंने लीगली पैसा बनाया, टैक्स दिया और लीगली पैसा बाहर ले गए और लीगली वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी और लीगली डिक्लेयर कर दी यहाँ, उनको हरास नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ऐसे लोगों के ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। अलबत्ता ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने कहा कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और आर्म्ड ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं रिटायर्ड और सर्विंग का तो शायद नाम नहीं आया, सर्विंग का नहीं है, हाँ, मगर वो आता भी नहीं है, लेकिन बेटे अहलिया, तो वो जिनकी तनख्वाह 3 लाख हो 2 लाख हो, वो उन्होंने कैसे इतनी जायदादें बना ली? दिस इज अ क्वेश्चन नॉट फॉर FBR बट फॉर सोशल साइंटिस्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे लगा किसी एजेंसी का नाम देंगे, लेकिन उन्होंने के ऊपर तो अब रिसर्च पेपर्स छपने चाहिए। आयशा, ये एजेंसियां तो इन्हीं की हैं। वेरी नाइस। चले, नाइसली रैप्ड अप। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत है।